Okay, once again I am Dilip, and in last lecture we have studied about meter bridge. Today we will study whole study of potentiometer. In this lecture we will study about what is the potentiometer and how to get internal resistance of cell and how we compare the EMF of two cells. So what is the potentiometer? First we see potentiometer. It is a device used to find out EMF of cell, potential difference and internal resistance of cell. Internal resistance of cell. एंड सी, अब हम देखते हैं इसमें कि आखिर इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होगी. कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, टर्म्स हैं, बिल्कुल देखिएगा. कंस्ट्रक्शन इसमें हम क्या करते हैं कि ए बी जो है, एक ए बी वायर है. ए बी एक 8 से 10 मीटर का वायर है और ये कॉन्स्टेंटन का वायर होता है. कॉन्स्टेंटन या मैग्नन का वायर होता है. कॉन्स्टेंटन या मैग्नन का वायर होता है. कॉन्स्टेंटन मैग्नन वायर का यूज करने का मतलब ये होता है इसकी रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है. रेसिस्टिविटी इज वेरी हाई. जब रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है तो इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस जो होता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, इसको अल्फा से शो करते हैं. तो ये जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है इसको आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर टी इंटू टेम्परेचर डिफरेंस. जरा देखें यहाँ पर होता है क्या है. कॉन्स्टेंटन या मैग्नन के वायर की रेसिस्टिविटी बहुत हाई होने की वजह से अगर यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाता है तो इसके रेसिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. इसका जो रेसिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होता है. जब नो चेंज इन रेसिस्टेंस तो होता क्या है कि जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट यानी कि अल्फा जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 डेल्टा टी हो जाता है. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस. जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो उसके रेसिस्टेंस में कोई चेंज हो नहीं रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि इसका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है, यानी कि नेग्लिजिबल होता है. नेग्लिजिबल या और वेरी लो. सो फर्स्ट रिमेंबर दैट कि ए बी एक वायर है, 8 से 10 मीटर का वायर है. कॉन्स्टेंटन या मैग्नन का ये वायर होता है. इसकी रेसिस्टिविटी बहुत हाई होती है, इसलिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस बहुत कम हो जाता है. इसलिए इसको हम यूज़ करते हैं कॉन्स्टेंटन या मैग्नन का वायर. हमने कॉपर की स्ट्रिप से इस वायर को कनेक्ट किया है. कॉपर की स्ट्रिप को यूज़ करने का मतलब ये है कि जो कॉपर होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसलिए ये अपोज बहुत कम करता है इन द फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ करंट. सो रिहोस्टेट एक हमने और चीज़ इसमें यूज़ की है. रिहोस्टेट क्या होता है? एक ऐसी डिवाइस होती है जो रेसिस्टेंस को वेरी करके करंट को कंट्रोल कर लेती है, इसलिए हमने रेसिस्टेंस का यूज़ किया है. ये हमने एक गैल्वेनोमीटर लगाया है और हमने एक स्केल का यहाँ पर यूज़ किया है. ये देखिए 100 + 200 यानी 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 1 + 2 + 3 + 4 = 10 मीटर. तो हमने 10 मीटर का एक वायर यहाँ पर यूज़ किया है. अब इसके बारे में और जो बात करते हैं, इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, वो बहुत ज़रूरी है देखना. तो 2 एप्लीकेशन है. तो फर्स्ट एप्लीकेशन हो जाएगा, इससे पहले हमें एक चीज़ और पढ़नी पड़ेगी, वो है पोटेंशियल ग्रेडियंट. तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को स्टडी करते हैं क्या होता है. अब बात करते हैं प्रिंसिपल के बारे में. प्रिंसिपल यहाँ पर एक चीज़ देखें कि क्या होता है कि जो वायर है इसके हर लेंथ पे पोटेंशियल में चेंज आता चला जाता है. यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा, यहाँ पोटेंशियल कुछ और होगा, यहाँ पोटेंशियल कुछ और होगा. तो हम ये कहेंगे कि जब हम कोई कांस्टेंट करंट फ्लो करते हैं किसी वायर में
तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो लेंथ पे डिपेंड करता है, किसकी, वायर की, जस्ट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द वायर। तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन अ फ्लो कांस्टेंट current is flowing in a wire, then the electric potential is directly proportional to its length. ये just depend on the length of the wire. So हम यहाँ पे लिखेंगे when a constant current flows through the wire the electric potential is directly proportional to its length. So हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ। तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, हमें ही पता है कि B इक्वल्स टू होता है IR, और रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। तो यहाँ से रो इक्वल्स टू RA अपॉन L हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं V इक्वल्स टू I रो L अपॉन ए, B इक्वल्स टू I रो अपॉन ए इंटू L। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि जो रेसिस्टिविटी है और जो एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, तो यहाँ पर ये चीज़ कांस्टेंट हो जाएगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये कांस्टेंट है, इसको हम K लिख सकते हैं। तो B इक्वल्स टू KL, और K की वैल्यू कितनी है, वेयर K इक्वल्स टू I रो अपॉन A। ये जो K है, K को लिख सकते हैं B अपॉन L, और यही कहलाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये जो K है वही क्या कहलाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो हम लिख सकते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होती है, इसको समझ लेते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट लिखेंगे द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर इज कॉल्ड क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहाँ पर हमने देखा कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी दोनों एप्लीकेशन में। तो पहला एप्लीकेशन अब हम स्टडी करेंगे। ओके, नाउ अब हम जो पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशन है उनको स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है फर्स्ट है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ, ऑफ टू सेल्स, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। तो इसमें क्या होता है कि हम जो की है K1 को क्लोज कर देते हैं। जब क्लोज कर देते तो होता है क्या कि सेल से करंट कुछ ऐसे फ्लो होती है, यहाँ से होते हुए, वायर से होते हुए फिर से गैल्वेनोमीटर में कुछ एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे फ्लो होती है। और ये हमारा रहा गैल्वेनोमीटर। जब ये क्लॉकवाइज होती है तो इसका डिफ्लेक्शन कुछ नीडल का ऐसे हो जाता है, और ये पॉजिटिव चार्ज जो आता है ये सीधे आता है और ऐसे होते हुए ये गैल्वेनोमीटर में कुछ ऐसे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। तो डिफ्लेक्शन ऐसे हो जाता है। और हम चाहते हैं कि इस केस में जो ये पोटेंशियल था B और जो ईएमएफ है सेल का E, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हम ये कहेंगे कि डिफ्लेक्शन ना तो क्लॉकवाइज होगा ना ही एंटी क्लॉकवाइज होगा। जब ये डिफ्लेक्शन स्ट्रेट हो जाएगा तो इस केस में I क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बस हमें यही पॉइंट चाहिए होता है। तो जब जॉकी को हम आगे पीछे स्लाइड करके हम देख लेते हैं, जिस पॉइंट पर ये I 0 मिल जाता है, ये नीडल जो है इस पोजीशन में आ जाती है, तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर हमें जो पॉइंट मिला वो बैलेंस पॉइंट या नल पॉइंट मिला। तो होता क्या है कि टू फाइंड आउट द नल पॉइंट और बैलेंस पॉइंट द ईएमएफ इज जस्ट इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इस बात को ज़रा लिख के हम समझते हैं। टू ऑब्टेन द बैलेंस पॉइंट
obtain the balance point or null point, the electric potential of potentiometer wire is equal and opposite to the EMF of cell, ये कंडीशन हमें मिल जाती है। तो हम इसको लिख सकते हैं B इक्वल्स टू E, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल E के इक्वल हो गया। तो फर्स्ट सेल के लिए देखिए हमने की को क्लोज कर दिया, तो लिखेंगे की K1 इज क्लोज्ड। जब क्लोज्ड हो गई K1 तो इसको अभी रफ कर देते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि पहला जो बैलेंस है नल पॉइंट हमें J1 पे मिल रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस L1। तो हम लिख सकते हैं AJ1 इक्वल्स टू L1। ये हमें नल पॉइंट है, बैलेंस पॉइंट मिला, नल पॉइंट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं E1 इक्वल्स टू क्या, KL1, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने क्या पढ़ा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने पढ़ा है B इक्वल्स टू K इक्वल्स टू B अपॉन L। अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर देते हैं और K2 को क्लोज कर देते हैं। लिखेंगे K2 की जो K2 है इज क्लोज्ड। फिर से वही बात, जब K2 क्लोज्ड हो जाती है तो यहाँ से ये EMF जो है इसकी वजह से जो करंट है वो कितना मिल रहा है हमको इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो यहाँ से करंट आता है वो सीधे ये, तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हम क्या करते हैं, सेकंड पोजीशन में जॉकी को सपोज करो स्लाइड करने पे यहाँ हमें मिलता है J2, यानी कि बैलेंस पॉइंट मिलता है इस पोजीशन पे। हमने यहाँ चेक किया, यहाँ चेक किया, तो दिस पोजीशन पे हमने देखा कि डिफ्लेक्शन जो है 0 हो रहा है, यानी कि I इक्वल्स टू 0 मिल रहा है। तब इस केस में हमारा जो बैलेंस पॉइंट है वो कहाँ मिलेगा, AJ2। तो यहाँ हम लिख सकते हैं AJ2 इक्वल्स टू L2। ये हमें मिला सेकेंड बैलेंस पॉइंट या नल पॉइंट। इस केस में हम क्या लिखेंगे, इस सेल का EMF कितना है E2, तो लिखेंगे E2 इक्वल्स टू KL2। कंपैरिजन कैसे करते हैं, कंपैरिजन के लिए हम क्या करेंगे, E1 अपॉन E2 कर देंगे। तो ये KL1 ओवर KL2, कैसे के कैंसिल हो गया, तो हमें मिल गया क्या, E1 ओवर E2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। तो हमने ये फर्स्ट एप्लीकेशन पूरा कंप्लीट किया, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो हमने देखा कि E1 ओवर E2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। तो हमें दोनों लेंथ अगर पता चल जाए तो हम दोनों EMF की कंपेयर कर सकते हैं। ये फर्स्ट एप्लीकेशन था। अब पढ़ने जा रहे हैं सेकंड एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन में हमारे लिए ये फिगर काम आएगा और इसमें हम इंटरनल रेसिस्टेंस को फाइंड करेंगे। देख लेते हैं कैसे फाइंड करते हैं। Now second application, internal, determine internal resistance of cell देखिए इस केस पे क्या करते हैं, हम एक रेसिस्टेंस बॉक्स को अप्लाई करते हैं। हम एक रेसिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं और रेसिस्टेंस बॉक्स लगाने पे हमें जो है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस प्रोवाइड करा देते हैं। इससे क्या होता है कि रेसिस्टेंस में चेंज होने की वजह से करंट में चेंज होता है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम K1 को क्लोज कर देंगे। बिल्कुल पहली जैसी कंडीशन हो जाएगी कि यहाँ से जो है करंट क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो हमें यहाँ मिलेगा बैलेंस पॉइंट। लिखेंगे कि K1 इज क्लोज्ड, सेम कंडीशन जैसे पहली थी इतना यहाँ तक। तो हमें बैलेंस पॉइंट कहाँ मिलेगा, AJ1 इक्वल्स टू L1। ठीक है, तो हमें यहाँ लिख सकते हैं हम क्या, E इक्वल्स टू KL1। हमने अब EMF कितना लिया, E। अब आगे देखते हैं हमने क्या करा, इस सर्किट में रेसिस्टेंस बॉक्स लगा दिया। तो इस डायग्राम को जरा अलग बना के समझ लेते हैं। ये रहा सेल, दिस इज, और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस को थोड़ा यहाँ शो कर देते हैं। ठीक है, और हमने एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बॉक्स यहाँ लगा दिया, यानी कि रेसिस्टेंस बॉक्स का मतलब रेसिस्टेंस ये कैपिटल R, ये रहा। और ये रहा सेल, इसका EMF कितना है, E।
हमने ये भी स्टडी किया है, जब हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा कि जो ई है वो दो जगह स्पेंड होता है। एक तो एक्सटर्नल सर्किट में वर्क करने में, करंट को यहाँ से यूनिट पॉजिटिव चार्ज जाता है तो वो सेल जो है दो जगह वर्क करता है। एक तो करता है एक्सटर्नल सर्किट में यूनिट चार्ज को ले जाने में, और दूसरा वर्क करता है खुद इस रेसिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क करने में। सपोज करो ये वी डैश है तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, आई आर, ये हो गया आई आर, रेसिस्टेंस आई आर, और ये क्या है स्मॉल आई, करंट सेम होगी, और यहाँ का रेसिस्टेंस इंटरनल रेसिस्टेंस क्या है, आर स्मॉल आर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ई इक्वल्स टू ये आई आर इंटू स्मॉल आई आर। अब सेकेंड केस में क्या होता है, जैसे ही हम रेसिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं, अब हम K2 को क्लोज कर देते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देते हैं K2 इज़ क्लोज्ड, K2 इज़ क्लोज्ड। तब इस केस में क्या होता है, हमें ये सब मिलता है। जब K2 क्लोज हो जाता है तो इस केस में हम देखते हैं कि जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस था ये, यानी कि B इक्वल्स टू, ये पोटेंशियल की वजह से पहले तो हमें L1 पोजीशन पे मिल रहा था बैलेंस पॉइंट। अब हमने इस रेसिस्टेंस बॉक्स को जब लगाया तो हमने देखा कि बैलेंस पॉइंट हमें कहाँ, सेकंड पोजीशन में नहीं J2 पे मिल रहा है। जब J2 पे मिल रहा है तो हमने देखा कि इस पोटेंशियल की वजह से J2 पे मिल रहा है, तो अब हमारे लिए जो पोटेंशियल होगा वो V होगा। क्यों, क्योंकि इसकी वजह से जो बैलेंस पॉइंट है, नल पॉइंट है, वो कहाँ मिल रहा है, J2 पर। तो हम अब लिख सकते हैं इसको B इक्वल्स टू KL2। ठीक है, अब जब KL2 लिख सकते हैं तो फिर से वही बात, हम क्या करेंगे, E अपॉन B इक्वल्स टू KL1 ओवर KL2, और E की वैल्यू रख देते हैं क्या है, आई आर प्लस स्मॉल आई आर, और ये क्या है, B की वैल्यू आई आर, K से के कैंसिल, L1 ओवर L2, इसके अपॉन में करेंगे तो हमें मिलेगा 1, और ये I से I कैंसिल, R इक्वल्स टू L1 ओवर L2, तो ये R अपॉन कैपिटल R, L1 ओवर L2 माइनस 1। तो हमें ये क्या मिल गया, हमें ये फाइनली मिल गया R इक्वल्स टू कैपिटल R L1 ओवर L2 माइनस 1। तो ये हमें कंप्लीट मिला सेकेंड एप्लीकेशन का आंसर, कि इंटरनल रेसिस्टेंस जो होता है वो R L1 अपॉन L2 माइनस 1 होता है। तो आई थिंक यहाँ तक ये सेकेंड एप्लीकेशन था, और फर्स्ट एप्लीकेशन भी हमने कवर किया, पोटेंशियोमीटर के बारे में सब स्टडी किया। आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी टू अंडरस्टैंड एनी word line in explanation of this lecture, then you can ask by comment in comment box. So thanks for watching, and don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much.